नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाचार चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस पर और ये 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला है जो स्टार्ट है। कल से हायर एजुकेशन का फॉर्म भरा जाएगा। जो लोग पीजी हैं प्लस नेट हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग कल से अप्लाई करना स्टार्ट करें। और उसके बाद कल शाम को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी डाली जाएगी और आप लोग उसके लिए एक साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोगों को हमारे किसी कोचिंग की, किसी मेंटोर की आवश्यकता है वो हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर, और वो हमारे पेड ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसमें कहा गया है कि लुई डूमा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए क्या सही नहीं है। मतलब इनमें जो कौन सा ऑप्शन है जो लुई डूमा जिसमें उन्होंने काम ना किया हो। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो लुई डूमा ने कभी आदिम सामाजिक संरचना के बारे में काम नहीं किया है। लुई डूमा ने दक्षिण भारत का अध्ययन किया था। जाति व्यवस्था और जाति में पैल्यूशन और प्योरिटी को जानने की कोशिश की थी। प्रदूषण और शुद्धता, ये दो पॉइंट इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी बुक है होमो हायरार्किकस। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही है। अब जीएस घुरिये के लिए कहा जा रहा है तो जीएस घुरिये के बारे में पहले बता देते हैं। इन्हें भारतीय विद्या उपागम का जनक कहा जाता है, भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनका मानना था कि यदि हमें समाजशास्त्र के बारे में जानना है तो फिर हमें पुराणों के बारे में जानकारी हो। और ये क्षेत्र अध्ययन पर फोकस नहीं करते बल्कि बुक स्टडी पर फोकस करते हैं। इनका शोध ग्रंथ है बुक्स, है ना। तो उसके लिए ये कह रहे क्या सही है। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है उन्होंने कभी भारतीय विद्या उपागम पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कभी भारतीय उपागम पर जोर नहीं दिया, तो जोर दिया ही, इसलिए गलत हो जाता है। वह सिद्धांत और पद्धतिशास्त्र के प्रयोग के कट्टर थे, ये भी गलत है। उन्होंने गांव, कस्बा, समुदाय का अध्ययन किया, बस यही सही है। अगला प्रश्न, जनजातियां कुछ नहीं बल्कि पिछड़े हिंदू हैं। ये एकदम सीधा सा प्रश्न है। जीएस घुरिये ने ऐसा कहा है। गोविंद सदाशिव घुरिये ने कहा है जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको याद रहना होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग किया। एकदम इजी प्रश्न है। अब इसका जवाब देना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच को प्रयोग किया है एससी दुबे ने, है ना। और एससी दुबे की पुस्तक का क्या नाम है, भारतीय ग्राम या भारतीय गांव इंडियन विलेज। और एससी दुबे ने सीडीपी प्रोग्राम है उसका एवेल्युएशन किया था। अगला, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, जैसे ये प्रश्न आए एमएन श्रीनिवास उसका अध्ययन पर लगाएंगे। इन्होंने वहाँ की माला, मदिगा, है ना, इन जनजातियों का इन जो है वो समाजों का अध्ययन किया। ठीक है, मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। इनकी एक पुस्तक है फैमिली एमंग द कुर्ग्स, वहाँ ये भी इसी क्षेत्र के अध्ययन पर लिखी गई है। और वो पूरा शोध ग्रंथ खो गया था, फिर इन्होंने उसके बेसिस पर रिमेंबर विलेज, मतलब वो जल गया था पूरा, उसके बेसिस पर रिमेंबर विलेज पे लिखी थी। ये सब स्टोरी है इनके बारे में। और एमएन श्रीनिवास क्षेत्र अध्ययन पर जोर देते हैं और ये जो है जाति की 9 विशेषताएं बताते हैं। और इनकी कुछ बुक्स भी हैं, मैंने एक पिक डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। अगला, एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुई डूमा किस देश से था। एकदम इजी प्रश्न है। तो इसका जवाब आप देंगे कि वो एक फ्रांसीसी थे। लुई डूमा एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और भारतीय समाज का अध्ययन किया। अगला,
कौन सा अध्ययन क्षेत्र एस.सी. दुबे से संबंधित है? एकदम एस.सी. दुबे इससे जुड़ा मैंने भी पिक डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये समीर पेट का अध्ययन किया था, इंडियन विलेज उसी बेसिस पर लिखी थी। अगला, एम.एन. श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस पहलू पर जोर दिया? तो एम.एन. श्रीनिवास का कौन सा मॉडल अपनाते हैं? स्ट्रक्चर फंक्शन मॉडल अपनाते हैं, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पर जोर देते हैं। एजिल मॉडल आंख मूंद कर लगाइए, टॉलकॉट पार्सन्स। अब कोई कमेंट करके हमें बताए कि एम.एन. श्रीनिवास जो टॉलकॉट पार्सन्स को फादर ऑफ ग्रैंड थ्योरी क्यों कहते थे? फादर ऑफ ग्रैंड थ्योरी, बृहत सिद्धांत के जनक क्यों कहते थे? और एजिल मॉडल में 4 बातें क्या क्या शामिल हैं? AGIL, तो एडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, ये 4 तत्व हैं। इसके बारे में नोट कर लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल सिस्टम। कब आई थी? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न 61, इसमें कहा जा रहा है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वो अवधारणा जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाती है, वो क्या है? सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव की बात करती है, तो वो है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। ये दोनों कंसेप्ट इन्होंने दिए हैं। एक फैलाव का भी सिद्धांत इन्होंने दिया है। अब लोग कमेंट करके बताइए कि संस्कृतिकरण 1 वे प्रोसेस है या 2 वे प्रोसेस। मैं चाहता हूँ आप लोग जितना ज़्यादा इंडल्ज हों या 2 वे, उतना अच्छा है। और कोशिश करिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। लास्ट टाइम में जब पेपर होगा तब हमारे चैनल या हमारी कही गई बातें आपको समझ में आएंगी। होमो हायरार्की का पीछे ही बता चुके हैं, लुई डोमो की पुस्तक है। अगला, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है, मतलब मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम। इस पुस्तक को लिखा है एस.सी. दुबे ने, और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम, एस.सी. दुबे ने लिखा है। अगला, इंडियन सोशियोलॉजी, रिफ्लेक्शंस एंड इंट्रोडक्शंस, बताइए किसने लिखी होगी? सोचो किसने लिखी होगी? के.एल. वर्मा तो ने लिखी, योगेश सेठल ने नहीं, इन्होंने नहीं। टी.के. ओमन और पी.एन. मुखर्जी। टी.के. ओमन की एक किताब और बहुत अच्छी है, करिश्मा, स्टेबिलिटी एंड चेंज। करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज, इसी में करिश्माई सत्ता की बात करते हैं। अगला, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था भीमराव अंबेडकर ने। पूना पैक्ट किस में कौन कौन शामिल है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न लेते हैं। डी.पी. मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? मैंने पहले बताया है आप लोगों को, ये क्वेश्चन देखो आ गया, मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करते थे। और चीज़ें बता देता हूँ, इनको याद करो। एक तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और मैं यहीं से पढ़ा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाते थे। और एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो डी.पी. मुखर्जी हैं, ये कहते थे बुक्स लिखने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए। अगला, डी.पी. मुखर्जी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला ऑप्शन लेते हैं, वह संस्कृत शास्त्री नहीं थे, ठीक है। वह सर्वेक्षण से नहीं जुड़े थे, बिल्कुल। वह रिसर्च से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े थे, सर्वे से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े थे। अगला, डी.पी. मुखर्जी के लखनऊ विश्वविद्यालय में कौन समकालिक था? तो उनके समकालिक थे राधा कमल मुखर्जी।
और डी एन मजूमदार। तो देखो डी एन मजूमदार का काम जो बहुत ज़्यादा है वो एंथ्रोपोलॉजी में है, जनजातियों वगैरह पर इनका बहुत अच्छा काम है, जो आप लोग सब ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं। और इनका ये कृषि, ग्राम व्यवस्था और क्या कहते हैं सामाजिक मूल्यों पर इनका बहुत काम है। ये सब जब कीवर्ड्स मेरे लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। निम्नलिखित में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचना प्रक्रिया के अध्ययन में मार्क्सवादी विधि को प्रयोग किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। AR देसाई, इनका पूरा नाम था अक्षय रमणलाल देसाई। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है, इन्होंने पुस्तक लिखी है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सरल भाषा में ये पुस्तक भी लिखी। अगला, AR देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। अब इसका जवाब दिया है अर्थशास्त्र से। चूँकि ये मार्क्सिस्ट हैं तो मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं अर्थ उत्पादन के साधन सभी चीज़ों के निर्धारक हैं। जाहिर सी बात है, तो उसी से ये अटैच करके ये बताते हैं अर्थ से, वरना सामान्यतः बेतुका लगता है, लेकिन ऐसे ही बताने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्याएं कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तो कम से कम ज़रूर करिए, जबकि आप लोग ये जिम्मेदारी नहीं निभाते। अगला, AR देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद को किस परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया गया है? तो भाई द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य में, डायलेक्टिक्स, वाद प्रतिवाद और संवाद। यही डायलेक्टिक। अगला 72 नंबर क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग करते हैं? मतलब कौन सी मेथोडोलॉजी प्रयोग की गई? तो उन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड प्रयोग किया, मात्रात्मक। रिसर्च डिजाइन में मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसे तो किसी ने देखा ही नहीं है, उसे तो 2-4 लोगों ने देखा है। अब ये प्रश्न ऐसे चौपट हो जाएगा। अगला, कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? बढ़िया प्रश्न, इंडियन थिंकर्स में खूब क्वेश्चन पूछा है इस पेपर पे। तो रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है सामाजिक मूल्य। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? अच्छा प्रश्न ये भी। तो वो नाभिकीय परिवार को नहीं मानते, यानी कि उनका कहना है कि नाभिकीय परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। इस सरल भाषा में एकाकी परिवार कह सकते हो आप। और इरावती कर्वे का जो अध्ययन है वो है एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली पर। इरावती कर्वे बहुत इंटेलेक्चुअल महिला हैं। इन्होंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम और पूर्व भारत की नातेदारी के बारे में बताने की कोशिश की है। अगला 75 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा, हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहता है, यह किसने लिखा है? ये स्वयं इरावती कर्वे लिखती हैं। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा, हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहता है। अगला, द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं AM शाह। MS राय बिल्कुल नहीं है, BS बाविस्कर भी नहीं है, आंद्रे बेतई भी नहीं। आंद्रे बेतई को भारत का वेबर कहते हैं, भारत का वेबर।
77 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नातेदारी संरचना, इसके जाल, संबोधन और संगठन का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने नहीं किया? तो इसका जवाब होगा E.R. सेठ। E.R. सेठ ने बिल्कुल नहीं किया। एकदम डिफरेंट नाम है, इसी को आप टिक कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। अगला, मतहतों का इतिहास। मतहत मतलब फॉलोअर्स का इतिहास, प्रत्यय किसने प्रयोग किया है? अब ऐसे एकदम रंजीत गुहा, रंजीत गुहा ने प्रयोग किया है। अब यानी कि ये एक तो हिस्टोरियन है और बहुत अच्छा काम है इनका, इन्होंने प्रयोग किया। अगला, नव मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो मैंने बताया ही था, फ्रैंकफर्ट से हैं। इसमें एडोर्नो, होर्खिमेर, मार्क्यूज, है ना, ऐसे तमाम इत्यादि, और सारे मार्क्सवादी चिंतक वो फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी में है उस शाखा से जुड़े हुए। आप लोग याद कर लीजिए, सारे नाम नोट करते रहिए, नोट करने मत चूकिएगा। मेरे प्रश्न जब आएंगे तो बाद में सर पे हाथ मत रखना। एन.के. बोस ने आधिकारिक रूप से एक विषय पर लिखा जो कि उन्हें अपने हृदय से बहुत प्रिय था, वो क्या था? एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, यानी जनजाति जाति का अध्ययन करने की बात होगी तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए। जब थिंकर्स को पढ़ते हैं तो वो क्लिक करता है। मंदिर शिल्प, मंदिर शिल्प के बारे में काम किया। अगला, मानव शास्त्री जनरल जो कि लगभग अकेले एन.के. बोस द्वारा संपादित किया गया नाम है। पहला ऑप्शन द ट्राइब, दूसरा ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, मैन इन इंडिया। ये कई बार पूछी गई बुक, मैन इंडिया। एन.के. बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह क्या था? तो उस जो है उपागम का नाम था मैलिनोवस्की का प्रकार्यात्मक उपागम। बाइनरी अपोजिशन की बात मैलिनोवस्की करता है। कुला, रिंग, ये सब इसी का अध्ययन क्षेत्र है। याद रखिए मेरी छोटी छोटी बातों से यही से प्रश्न सही कर ले जाओगे, वरना आज 7 क्वेश्चन सही किए हैं, 7% लोगों ने सही उत्तर दिए हैं, इससे लग जाता है कि तैयारी का स्तर क्या है। सुरजीत सिन्हा के निम्नलिखित में से क्या सही है? तो एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा, मैंने तो इनका जो है इन्होंने भूमिज जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य किया था। भूमिज जनजाति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया? तो इन्होंने परिवार का कहीं जिक्र नहीं किया है। जनजाति जाति निरंतरता कॉन्टिन्यूम की बात करते हैं, जाति और पुस्तक की बात करते हैं, परिवार की कहीं नहीं। 85 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा एक विनियम या विनिमय का प्रकार, विनिमय होना चाहिए, विनियम गलत लिखा है, विनिमय एक्सचेंज, लेवी स्ट्रॉस ने अपने अध्ययन में नहीं पाया? तो उन्होंने भूमि का विनिमय या जो है नहीं पाया है, यानी कि जो भूमि है उससे नहीं एक्सचेंज किया जाता था, उसे एक्सचेंज नहीं करते थे। कुलारिंग ये सब के बारे में है। अगला, अंबेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और आंदोलन करो। शिक्षित बनो, संगठित हो और आंदोलन करो। ये मार्क्स की विचारधारा के थोड़ा सा पास जाते हैं। अंबेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? बहुत अच्छा प्रश्न। अंबेडकर, अभी इनके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। वो कहते थे या उपहार के रूप में प्राप्त है, दूसरों के आशीर्वाद से अर्जित किए थे, नहीं, स्वयं के लिए संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। अब क्लास फॉर इटसेल्फ देखो, बात हो रहे हैं। और ये टर्म किसने यूज किया है? मार्क्स ने यूज किया है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया पीछे क्वेश्चन में, एक तो ये बात सही, दूसरा
अम्बेडकर ने एक बात और कही थी स्वाधीनता के बारे में वो संविधान सभा में कि दलितों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन जब सामाजिक अधिकार मिल जाएगा उसी समय माना जाएगा कि इनको वास्तविक स्वतंत्रता मिली। अगला प्रश्न, अम्बेडकर की कौन सा पहलू अम्बेडकर की विचारिकी से मेल नहीं खाता? तो अम्बेडकर की विचारिकी से मेल न खाने वाला जो बिंदु है, जाहिर सी बात है कर्मकांडों का तो खंडन करते थे, यही नहीं होगा। उन्होंने भाई मनुस्मृति को कई बार जलाया था, मनुस्मृति को कई बार जलाया था। इन सबके तो समर्थक थे, बल्कि 1950 के आसपास उन्होंने 2.5 लाख दलितों के साथ जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला, किसका संबंध डेविड हार्डमैन से? डेविड हार्डमैन भी एक दलित चिंतक हैं, सब अल्टर्न थेरी यही लेकर आते हैं, एक तरीके से उपाश्रयी उपागम यही लेकर आते हैं, है ना। तो फीडिंग द बनिया ये बहुत अच्छा जो है इस कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। अब ये है क्या? अब देखो ये एक द महादेव कॉलेज है ना, एक कंसेप्ट और है ये काली देवी की जो है वो पूजा की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि एक आती हैं देवी और वो बताती हैं कि अच्छो जो है 4 वैश्यावृत्ति शराब पीना ये सब मत करो, अध्ययन अपने अपने बताते हैं। अगला, दक्षिण गुजरात की देवी आंदोलन, इसका संबंध किससे नहीं है? ये देखो, तो इसका संबंध हिंसा से नहीं है। हार्डमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनका विशेषीकरण किस बात से है, यानी उसकी इस बात में बहुत स्पेशलाइजेशन है। तो मातहत अध्ययन जो इसको लिखा है अभी जो मैंने बताया, सब अल्टर्न, हिंदी सदैव जो है माशाल्लाह है, सब अल्टर्न उपाश्रयी उपागम इसको कहते हैं, यानी दलितों का अध्ययन, मातहत अध्ययन आ गया। कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत एक विद्या के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहता जितना कि संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम होता है। मार्टन के अनुसार समाज की प्रकारात्मक एकता किस प्रकार समाज के लिए सही हो सकती है? तो ये आदिम समाज के लिए बहुत सही हो सकती है, और मार्टन के बारे में आप लोग डिटेल में जानते ही हैं, इनके बारे में क्या बताना। 94 प्रश्न में कहा जा रहा है मार्टन के प्रकारात्मक विश्लेषण का पैराडाइम जो है एक निर्देशक के रूप में है जो कि एकीकरण करता है सिद्धांतों और अनुसंधान का, सिद्धांत और अनुसंधान का एकीकरण करता है। अगला, मार्टन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली, वे अवलोकित परिणाम जो एक दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन या व्यवस्थापन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रकार्य, यानी वे सभी काम जो समाज के लिए अनुकूलन है, फंक्शनल हैं। अगला प्रश्न, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसने लिखा? टालकाट पार्सन्स ने, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। मिशेल फूको की रचना कौन नहीं है? तो ये फार्मर्स ऑफ टॉक, ये इनकी रचना नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए किसकी रचना है। फार्मर्स ऑफ टॉक, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश, सब इनकी शक्ति है। एक इनकी शक्ति है जो है शक्ति का सिद्धांत, द पावर थ्योरी। अगला, पार्सन्स के अनुसार एक व्यवस्था के लिए 4 पूर्व आवश्यकताएं जरूरी हैं, जिनमें से किसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया है? तो मैंने बताया है, एजेल मॉडल बताया है। आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके बताएं तो अच्छा है, लेकिन चलो बता देता हूँ, संस्था का प्रयोग नहीं किया है। अगला, पार्सन्स का सामान्य या पार्सन्स का सिद्धांत वास्तविकता के 4 विभिन्न पहलुओं को मान्यता देता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें
शामिल नहीं है, तो उसमें आर्थिक व्यवस्था भाई शामिल नहीं है। संरचनावाद के जनक कौन है? तो संरचनावाद के जनक है सोसरे, और ये भाषा शास्त्री थे। इन्हीं से, चाहे जितने भी भाषा शास्त्र है इन्हीं के बारे में है। स्पीच एंड राइटिंग, स्पीच एंड राइटिंग इसी ने, इनका ही सबसे बड़ा काम है ना। तो आप लोगों के सामने मैंने पूरे 50 प्रश्नों का विश्लेषण